नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपमाला गया जी बिहार से आईएपीएस द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 1060वें दिवस में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। आप सबों का फिर से अभिनंदन। आज के शैक्षणिक वेबिनार में हमारे बीच एक अत्यंत प्रतिष्ठित एवं प्रेरणादायी व्यक्तित्व की उपस्थिति हमारे लिए गर्व और सौभाग्य का विषय है। मैं अत्यंत हर्ष के साथ प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा सोलंकी एमडी होम्योपैथ है उनका आज परिचय प्रस्तुत करना चाहूंगी। डॉक्टर मनीषा सोलंकी वर्तमान में डीएस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पुणे की प्राचार्य एवं चिकित्सा अधीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। वे होम्योपैथी शिक्षा, शोध एवं क्लिनिकल अभ्यास के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम है। अपने दीर्घ शैक्षणिक एवं चिकित्सीय अनुभव के माध्यम से उन्होंने अनेक विद्यार्थियों, चिकित्सकों और शोधकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान किया है। उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक योगदान और समर्पण को अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्हें अखिल भारतीय जैन संगठन पुणे द्वारा बेस्ट टीचर अवार्ड, पद्मश्री अन्ना साहेब बेहराई बेस्ट टीचर अवार्ड, मुंबई हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी नासिक द्वारा बेस्ट टीचर अवार्ड, होम्योपैथी फैकल्टी स्टेट लेवल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त उन्हें ह्यूमन राइट्स प्रखर सूथ मुहिम सोसाइटी द्वारा गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भी सम्मानित किया गया है, जो कि नीति आयोग, भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र संगठनों से संबद्ध संस्था है। आयुष चिकित्सा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें आयुष भूषण धनवंतरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जो आयुष नेशनल वर्ल्ड एक्सपो पुणे में प्रदान किया गया है। साथ ही मेघा होम्योकॉन 2023 पुणे में जिला होम्योपैथिक डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा भी उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है। शोध और अकादमिक लेखन के क्षेत्र में भी उनका योगदान अत्यंत उल्लेखनीय है। उनके अनेक वैज्ञानिक शोध लेख प्रतिष्ठित पीयर रिव्यूड जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने होम्योपैथिक चिकित्सा के व्यवहारिक और समन्वित दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण पुस्तकों और अध्यायों का लेखन किया है, जिसमें प्रमुख है इम्पोर्टेंस ऑफ केस टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन इन क्लिनिकल होम्योपैथी, गाइडलाइंस टू होम्योपैथी अप्रोच टुवर्ड्स हाइपरटेंशन एंड इस्केमिक हार्ट डिजीज, कैंसर प्रबंधन में होम्योपैथी की एकीकरण पर पुस्तक अध्याय, इंटीग्रेटिंग होम्योपैथी इन मेनस्ट्रीम मेडिसिन इन कैंसर मैनेजमेंट, होलिस्टिक हेल्थ केयर, पॉसिबिलिटीज एंड चैलेंजेस। डॉक्टर सोलंकी का कार्य न केवल होम्योपैथी के क्लिनिकल क्षेत्र को सम्मिलित करता है, बल्कि शिक्षा, अनुसंधान और समन्वित चिकित्सा प्रणाली को भी नई दिशा प्रदान करता है। आज के इस वेबिनार में उनका अनुभव, ज्ञान और दृष्टिकोण हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक और मार्गदर्शक सिद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विनम्रता पूर्वक प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा सोलंकी से निवेदन करती हूँ कि वे अपने बहुमूल्य और अमूल्य विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। आज का आपका विषय है स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन डर्मेटोलॉजी। सो डॉक्टर सोलंकी, आपका आईएफपीएच मंच पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद दीपमाला जी। मैं स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। स्क्रीन शेयर करती हूँ। यस मैम, यू कैन शेयर योर स्क्रीन। ये स्लाइड्स दिखाई दे रहे हैं दीपमाला जी? यस, बिल्कुल बिल्कुल, इट्स विजुअल मैम, दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इस वेबिनार की श्रृंखला में आज मुझे पुनश्च यहाँ आने का मौका मिला, इसलिए सहानी सर और आप सारे ऑर्गेनाइजर्स को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज का विषय मेरा है त्वचा रोग में होम्योपैथी की उपयुक्तता। इससे मैं अभी शुरुआत करना चाहती हूँ और सभी उपस्थित होम्योपैथिक चिकित्सकों को भी मैं प्रणाम करके मेरा ये जो प्रेजेंटेशन है वो आपके सामने इसकी शुरुआत करती हूँ। सो
जैसे कि मैंने कहा कि होम्योपैथी की उपयुक्तता त्वचा रोग में बहुत ही ज्यादा है। और इस प्रेजेंटेशन में, इस वेबिनार में मैं ये कहना चाहती हूँ कि त्वचा रोग ये देखने के लिए तो बाहरी शरीर के बाहर के रूप में जैसे एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस में आता है। हालांकि होम्योपैथी एक होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन होने के कारण ये एक बहुत ही सेफ, जेंटल और इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि त्वचा रोग में बहुत ही उपयुक्त है। पर ये त्वचा रोग को हम जब ट्रीट करना चाहते हैं तो हमको होम्योपैथी के सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए। और क्योंकि होम्योपैथी में त्वचा रोग को भी अगर हम ट्रीट करना चाहते हैं तो उसके रूट कॉज को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम होलिस्टिक और इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट जो होम्योपैथी की बेसिक सिद्धांत है उसके तौर पे हम स्किन त्वचा रोग को ठीक से हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे पहले कई स्लाइड्स में मैं बस यही दोहराना चाहती हूँ कि हमको होम्योपैथी के सिद्धांतों को ही पालन करना चाहिए जब होम्योपैथी में हम त्वचा रोग को हम ट्रीट कर रहे हैं। त्वचा रोग के बारे में और एक चीज हमारे दिल में बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, जो कि हमेशा जब माइंड अगर अफेक्टेड है, अगर दिल स्ट्रेसफुल लाइफ है तो उसका रिफ्लेक्शन स्किन पे आता है। और अगर स्किन बहुत ही दिनों से स्किन कोई एलिमेंट्स हैं या डिजीजेस हैं तो माइंड बड़ा अफेक्ट हो जाता है। तो होम्योपैथी जब होलिस्टिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कहलाती है तो यहाँ पे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ, पेशेंट की जीवन शैली को हम बहुत अच्छी तरह से समझ के और उसमें हम बहुत प्रभावशाली काम कर सकते हैं अगर हम होम्योपैथी से होलिस्टिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो। इसलिए हमको हमारे प्रैक्टिशनर्स को, हालांकि हमारे जो स्टूडेंट्स होम्योपैथी की शिक्षा लेते हैं उनको होम्योपैथी की प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स के बारे में सिखाना पड़ेगा और स्किन डिजीजेस को कैसे ट्रीट करना है ये भी बताना पड़ेगा। तो स्किन डिजीजेस, त्वचा रोग, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि बूढ़े हो या यंग पीपल हो, मेन हो या फीमेल्स हो, रिच हो या पुअर हो, सबको ही कभी ना कभी इससे परेशानी आती है या ये अफेक्ट करते हैं। और त्वचा ये अपने शरीर की सबसे बड़ी लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी और डिफेंस ऑर्गन सिस्टम है जो कि बाहरी शरीर के बाहरी इसमें हमको सबको दिखाई देती है। तो कोई भी डिविएशन अगर हमारे इंटरनल हार्मनी में वाइटल फोर्स की अफेक्शन हो गई तो ये डिविएशन स्किन पे हमेशा हमको विजिबल रहता है। और ये जो चेंजेस हैं जो कि इंटरनल डिसहार्मनी या अफेक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स से होते हैं और जो सरकमफेरेंस पे दिखाई देते हैं, इन लक्षणों को हमें बहुत ही ठीक से ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। इसलिए ये जो लक्षण हमको स्किन पे दिखाई देते हैं जिसको हम स्किन डिजीज कहते हैं, इसको हमें बाहरी दवाई देके कभी भी इसको नष्ट नहीं करना चाहिए, ये बहुत हार्मफुल होता है। और होम्योपैथी में एक्सटर्नल एप्लीकेशन इसीलिए कहते हैं कि त्वचा रोग को समझने के पहले एक्सटर्नल एप्लीकेशन करके त्वचा रोग को नष्ट करना ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बुरा एक बुरी चीज हो सकती है। होम्योपैथी में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस या एम्फोसिस दिया है वो कि जो होलिस्टिक वेलबींग है, जहां पे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई ढूंढ निकालनी है जिसमें हम पेशेंट की, मरीज की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सारे एट्रीब्यूट्स को ध्यान रख के अगर हम दवाई निकाल सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई निकाल सकते हैं तो मुझे ऐसे लगता है होम्योपैथी बहुत अच्छा इसमें काम करती है। इसकी पॉपुलैरिटी भी इसी के कारण बढ़ रही है त्वचा रोग में, त्वचा रोग के डिजीजिंग रोग को होम्योपैथी से ठीक करने के लिए। सो इस होम्योपैथिक अप्रोच में जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमें स्किन ये कोई स्पेसिफिक डिजीज नहीं है, ये तो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ही करनी पड़ेगी पेशेंट के लिए। और स्किन डिजीजेस
जो कि अफेक्ट करते हैं हर पेशेंट में। हम ऐसे कहेंगे कि किसी को सोरियासिस है, किसी को डर्मेटाइटिस है, किसी को वॉट्स है। तो इस डिजीज के नाम से हमें जितना फायदा नहीं होगा, उतना फायदा हमें वो पेशेंट को समझने से होगा, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन समझने से होगा। और इसलिए त्वचा रोग में भी हमें पेशेंट को होलिस्टिकली समझ के ही दवाई देनी होगी, ना कि बल्कि उसके डिजीज के नाम पे। इसीलिए सिलेक्शन ऑफ जो ड्रग्स होते हैं होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, ये हमें पेशेंट के प्रेजेंटिंग सिम्टम्स है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी माइंड है, फिजिकल सिम्टम्स है, कोई पिक्यूलियर इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम्स है, इसी के ऊपर निर्भर होती है। और इसलिए इंडिविजुअल प्रीडिस्पोजिशन सबसे ज्यादा इसका महत्व है मेडिसिन को सिलेक्ट करने के लिए त्वचा रोग में। अभी ये जो मेडिसिन हम सिलेक्ट करते हैं, ये तो हम सब जानते हैं कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के ऊपर ही पेशेंट की दवाई निकाली जाती है। और इसीलिए तो अगर 10 पेशेंट भी अगर हमारे पास सोरियासिस के आएंगे तो उसको हम एक दवाई नहीं देने वाले हैं। हम तो पेशेंट के हिसाब से, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्टेट के हिसाब से हर एक को अलग अलग दवाई निकल सकती है। और इसलिए हमारे होम्योपैथी में शिक्षा लेने वाले बच्चों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हमें हिस्ट्री पेशेंट की लेना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और फिर एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट भी उसी तरह हमें करने आनी चाहिए। स्किन डिजीजेस में हम लोकल एग्जामिनेशन भी करना चाहते हैं कि जैसे कि हम सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, आपका स्क्रीन मतलब वो स्टक कर गया, या आपने स्क्रीन शेयर करके बस फर्स्ट स्लाइड ही शो किया, स्लाइड्स मूव नहीं हो रहे हैं आपके। अच्छा, मैं तो स्लाइड अब क्या करूं फिर, मैं वापस? नहीं मतलब आप वापस नहीं, आप जिस स्लाइड पे हैं आप वो ले आइए, क्योंकि आपके फर्स्ट स्लाइड ही सिर्फ शो हो रहे हो, आगे मूव नहीं हो रहे हैं। मैं तो अभी ठीक है, 1 मिनट। हाँ मैम, देखिए आप स्लाइड क्लियर कर लीजिए, देखिए नहीं तो आपके मूव हो रहे हैं नहीं। हाँ यस, अब मूव हुए हैं, आपने मूव किए ही नहीं थे एक्चुअली। स्लाइड दिखाई दे रही है मैम? हाँ दिखाई दे रही है, बट स्लाइड मूव अब हुए हैं सेकंड स्लाइड में। अभी जो अभी भी हाँ अब हो रहे हैं, अब नेक्स्ट कीजिए। अभी देखिए मैम, यस हाँ हाँ, अब अभी यहाँ हो पे रहे हैं, अभी हो रहे ठीक है। लोकल एग्जामिनेशन में भी हमको स्किन की कौन सी किस टाइप की लोके कहाँ पे है, उसकी एक्सटेंशन क्या है, उसकी साइज क्या है, उसके साथ क्या सेंसेशंस है, क्या मॉडिफाइंग फैक्टर्स है, ये हमको देखने पड़ेंगे। मैम दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ अभी दिखाई दे रहा है। और उसके साथ जैसे कि हिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट है, पेशेंट जानना सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी तरह पेशेंट की स्किन डिजीज का लीजन क्या है, लोकेशन क्या है, उसके साथ सेंसेशंस क्या है। और जो हमेशा क्लिनिकल एग्जामिनेशन में जनरल और सिस्टेमिक एग्जामिनेशन करते हैं वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट होम्योपैथी में पेशेंट एज अ पर्सन समझना है। वो व्यक्ति की जो इंडिविजुअलाइजिंग फीचर्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स है, जो थर्मल रिएक्शंस है, वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी इमोशनल रिएक्शंस टू एनवायरनमेंट क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट है। वो उसके ऑक्यूपेशन का कोई उसके ऊपर असर हो रहा है, उसकी वर्किंग सिचुएशन का कोई असर हो रहा है, सोशल रिलेशनशिप का कोई असर हो रहा है उसके माइंड पे, जिसके कारण उसकी स्किन पे रिफ्लेक्शन आ रही है कोई लीजन्स के कारण। ये सारा हमको हमारी हिस्ट्री में और एग्जामिनेशन में करना बहुत बहुत जरूरी है। अब होम्योपैथी में हमारे पास 2 अप्रोचेस होते हैं। एक तो अक्यूट जैसे कि तीव्र रोग है, और एक तो क्रॉनिक डिजीज है जो कि बहुत पुराना रोग है। दोनों में भी जैसे कि इन अक्यूट डिजीज में हमको लोकेशन, सेंसेशन, एग्रेवेटिंग, एमुलरेटिंग फैक्टर जो बढ़ावा देते हैं, जो कम करते हैं, और ड्यूरेशन और प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ अगर कोई माइंड के सिम्टम्स हैं या स्किन के अलावा कोई सिम्टम्स है जिसको हम कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम कहते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। उसको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा टोटलिटी लेते हुए। इस टोटलिटी को हम लेते समय हम इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी पेशेंट की हम करते हैं अक्यूट प्रेजेंटेशन में। और जो भी साइंस सिम्टम्स है
वो अक्यूट डिजीज में बहुत ही फ्रेश होते हैं, शार्प होते हैं, और हिस्ट्री में हम बहुत आसानी से ले सकते हैं। हालांकि जो जो कि पुराने डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है, इसमें हम जब हिस्ट्री लेते हैं तब ये हिस्ट्री बहुत ही केयरफुली लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग पेशेंट की प्रीडिस्पोजिशन और ट्रेड्स की हमें मालूमात करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री और उसके बेस पे पेशेंट के माइजमेटिक बैकग्राउंड क्या है, ये समझ के हमको डीप एक्टिंग मेडिसिन को ढूंढना है जब हम क्रॉनिक डिजीज, स्किन की क्रॉनिक डिजीज को ट्रीट करना चाहते हैं। इसको हम लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी ऑफ द केस कहते हैं। इस नॉलेज के साथ हम कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई जब प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, तब मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स बहुत ही अच्छी तरह से इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। पर कई बार ऐसे होता है कि वेल सिलेक्टेड रेमेडी अगर ठीक से काम नहीं कर रही है, तो ऑब्स्टैकल क्या है, वो मेडिसिन क्यों काम नहीं कर रही है, जो कि टोटालिटी पे बेस्ड है, तो उसे हमें इंटरकरेंट दवाई या नोजोड, जिसको नोजोड का भी उपयोग हमें राइट टाइम पे करना होता है। इसलिए त्वचा रोग में हमें जो भी आज तक अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो हमारे सिद्धांतों के ऊपर आधारित जब हम दवाई ढूंढते हैं, जैसे कि हमारा ट्रायो है, होम्योपैथिक फिलोसॉफी, मटीरिया मेडिका और रेपर्टरी, इन तीनों का हम उचित उपयोग करेंगे तभी हमको अच्छा उसमें रिजल्ट आएगा। ये मैं इनिशियल इसमें कहना चाहती थी त्वचा रोग के बारे में। अब त्वचा रोग में कई त्वचा रोग हमें पता है, जैसे कि कॉमन अभी भारत तो एक ट्रॉपिकल कंट्री है जहाँ पे वार्म क्लाइमेट है, मॉनसून भी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे फंगल इन्फेक्शंस काफी कॉमन है। पूरे भारत के हर जगह पे हम देख सकते हैं कि फंगल इन्फेक्शंस कॉमन है, जिसको हम डर्मेटोफाइटोसिस, रिंगवर्म, कैंडिडियासिस एंड पिटीरियासिस वर्सिकोलर ऐसे कहते हैं। सो ये डर्मेटोफाइटोसिस, आप ये चित्र देखिए, पिक्चर फोटो देखिए, जिसमें आपको ये रिंग टाइप लीजन दिखाई देगा, या दूसरे चित्र में जिसको हमने टीनिया बार्बी कहा है, जो कि बार्बर्स इच, कई पेशेंट्स में हमको जो फंगल इन्फेक्शन होता है, जो बार्बर्स के यहाँ जाके अगर वो जाते हैं तो उनको ये पोस्ट इसके बाद जो स्किन लीजन होता है उसको बार्बर्स इच कहते हैं। सो टीनिया कैपिटिस है, बार्बर्स इच है, ये फंगल इन्फेक्शन है, ये बहुत कॉमन है। फिर अनदर एक मिनट, हाँ, फिर उसके बाद आप ये चित्र देखिए, इसमें टीनिया कॉर्पोरिस है, जो कि शरीर के ऊपर की त्वचा पे अगर आपको रिंग जैसे लीजन्स दिखाई देते हैं, उसको, ये फंगल इन्फेक्शन को टीनिया कॉर्पोरिस कहते हैं। और जो फोल्ड्स में आते हैं, पसीने के कारण आते हैं, जिसको टीनिया क्रूरिस कहते हैं। तो ये चित्र आप देख सकते हैं कि ऐसे लीजन्स लेके पेशेंट अपने पास आते हैं। अभी इन सभी पेशेंट्स में जब ये होम्योपैथी की दवाई लेने आते हैं, तो वेरियस प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, अलग अलग तरह से पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। सर्कुलर डिस्कलर्ड पैचेस हो सकते हैं, पेशेंट को बहुत इचिंग हो सकती है। नेल का फंगल इन्फेक्शन अगर है तो डिस्फिगर्ड नेल्स हो सकते हैं। समटाइम्स पेशेंट असिम्प्टोमेटिक, कोई भी शिकायत नहीं है, बस नेल्स अफेक्टेड है, इसलिए भी पेशेंट अपने पास आता है। इन सारी फंगल इन्फेक्शंस में, स्पेशली जहां पे हमको पेशेंट असिम्प्टोमेटिक है, कोई लक्षणों के साथ, स्किन का लीजन छोड़ के कोई लक्षणों के साथ अगर प्रेजेंट नहीं होता है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई, पेशेंट को होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग लेके, टोटालिटी लेके जो हम पूरी दवाई निकालते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई ही प्रिस्क्राइब करेंगे तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, जहां पे हम फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स पेशेंट के ध्यान में रखते हैं। प्रैक्टिस में या हम मटीरिया मेडिका की किताबों में जब देखते हैं, तो कॉमनली इंडिकेटेड काफी इफेक्टिव दवाइयां हमारी होम्योपैथी की मटीरिया मेडिका में लिखी हुई है, जो कि हम प्रैक्टिस में भी बहुत यूजफुल है। जैसे कि ग्राफाइट्स है,
हेपार सल्फ है, काली सल्फ है, मेजेरियम है, वायोला ट्राइकोलर है। फंगल इन्फेक्शन जब रिंगवर्म जैसे लीजन्स है, पर उसमें से डिस्चार्ज जब आते हैं, और वो अगर डिस्चार्जिंग लीजन्स है तो इसमें हम, जैसे मैंने कहा, ग्राफाइट्स, हेपार सल्फ, काली सल्फ, मेजेरियम और वायोला ट्राइकोलर, इनको हम सोच सकते हैं। और अगर ये लीजन्स रिंग शेप्ड है पर वो डिस्चार्ज नहीं है, उसमें उसमें इचिंग है, बर्निंग है, इसमें हम आर्सेनिकम एल्बम, रस्टॉक्स, सेपिया, टेल्यूरियम ऐसी दवाइयों को सोच सकते हैं। और दूसरे जो रिंगवर्म जैसे लीजन है या फंगल लीजन है जिसमें इचिंग है पर बहुत थिक क्रैक्ड स्केली लीजन्स है, और वो जो थिक स्कैब्स और क्रैक्ड स्केली लीजन्स है उसमें हम सारसापरिला और पेट्रोलियम जैसी दवाइयों की उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि फंगल इन्फेक्शन नेल्स को भी अफेक्ट करता है, और जब नेल्स डिस्कलर्ड और डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, क्रिपल्ड हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, उसमें थूजा, सिलिशिया और एंटीमनी क्रूडम जैसी दवाइयों का भी उपयोग हम बहुत अच्छी तरह से टोटालिटी के बेस पे कर सकते हैं। अभी फंगल इन्फेक्शन, जैसे कि ये बहुत कॉमन स्किन कंडीशन है अपने भारत में, तो हमें दवाई के साथ साथ कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस हमारे पेशेंट्स को देने हैं, क्योंकि हमको इनका रिजल्ट, अगर अच्छा रिजल्ट हमें चाहिए तो ये भी एडवाइस पेशेंट को, जो हम कहते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस, पेशेंट को देनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को कहना चाहिए कि भाई आपके जो कपड़े हैं ये कॉटन के कपड़े होने चाहिए, और दूसरों के कपड़े पहनना नहीं, और कपड़े पहनने के बाद, धोने के बाद ही कपड़े पहनना चाहिए। पसीने के कारण ये फंगल इन्फेक्शन बढ़ सकता है। और कई बार अगर आप कैलेंडुला मदर टिंचर के ड्रॉप्स अगर बहुत क्रॉनिक है और पेशेंट बहुत परेशान है, तो कैलेंडुला के मदर टिंचर के ड्रॉप्स उनके पानी में डाल के भी वो नहा सकते हैं, या धो सकते हैं वो एरिया जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन है। टीनिया क्रूरिस, जैसे मैंने कहा कि शरीर के फोल्ड्स में जब फंगल इन्फेक्शन होता है तो वो कपड़े तो स्टेरिलाइज अलग से धोने के लिए उनको कहना चाहिए। कॉमन कपड़ों के साथ उन्होंने वो धोने नहीं चाहिए। उनको ये भी कहना चाहिए कि जितना हो सके उतना पब्लिक लैबोरेटरीज और वॉशरूम्स यूज मत कीजिए, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन उसके कारण भी हो सकता है। टीनिया अफेक्शन जब फीट को करता है तो पेशेंट को ओपन और वाइड शूज या सैंडल्स पहनने कहना चाहिए। अगर बंद बूट पहनेंगे तो वहां पे पसीना होगा, और ये फंगल इन्फेक्शन इन स्पाइट ऑफ हमारी अच्छी दवाई के कारण अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता। तो इसलिए उनको वो ओपन शूज पहनने के लिए कहना चाहिए, और जो भी शूज वो पहनते हैं उनको हफ्ते में एक बार तो सन में रख के उसको ड्राई करना चाहिए, फ्रेश एयर में रखना चाहिए। होम्योपैथी में जब पेशेंट अपने पास स्किन की तकलीफ या त्वचा रोग के लिए आते हैं तो कई बार पूछते हैं कि आप कोई मलम या स्किन ऑइंटमेंट नहीं देंगे क्या। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो रूट से निकालने की बात मैंने पहले कही, और होलिस्टिक मैनेजमेंट मैंने जब कही, जो कि अपने सिद्धांतों के बेसिस पे कही, तो यहाँ पे एंटी फंगल एजेंट्स लोकली लगाने के लिए हमने हमेशा उनको कहना चाहिए कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये सप्रेस करोगे तो ये हमेशा वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा। अब फंगल इन्फेक्शन में और एक टाइप ऑफ फंगस कॉमन है जिसको हम पिटीरियासिस वर्सिकुलर कहते हैं। ये है पिटीरियासिस वर्सिकुलर। हाइपोपिगमेंटेड पैचेस है, रेज्ड साइड की बॉर्डर्स है, एंड थिनिंग ऑफ द सेंटर है। नाउ दिस पिटीरियासिस वर्सिकुलर जो है ये कई बार असिम्प्टोमेटिक होता है। पेशेंट हमारे पास आते हैं, ऐसे दाग आए हैं शरीर पे और अच्छे नहीं दिख रहे, अभी मुंह पे भी आ रहे हैं, तो आप हमें दवाई देना। ये पिटीरियासिस वर्सिकुलर जो है ये भी एक फंगस है जो कि हमारे स्किन में स्किन का एक कॉमन फंगस है जिसको मैलाजेरिया वीस्ट कहते हैं, और इसके लीजन्स जो है या स्किन मैनिफेस्टेशंस जो है ये हाइपोपिगमेंटेड मींस हाइपोपिगमेंटेड रहते हैं। बहुत कम बार ये हाइपर पिगमेंटेड रहते हैं, और मेनली ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी पे आते हैं।
यहाँ पे हमें बिकॉज पेशेंट जब ये दाग लेके हमारे पास आता है, तो क्योंकि यहाँ पे सिम्टम्स नहीं है, तो बहुत दिनों के बाद आते हैं कि भाई ये कुछ भी सोप लगाने से नहीं जाता है, लोकल एप्लीकेशन से नहीं जाता है, तब ये पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो टीनिया वर्सिकुलर में नॉर्मली जैसे ना ये कॉन्टेजियस नहीं, मीन्स किसी का हाथ लगने से, किसी के साथ रहने से ये नहीं होता है, क्योंकि ये जो फंगस है ये अपने स्किन में कोमेंसाल ऑर्गेनिज्म करके है, इसलिए इसमें इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है, पर इसका ये शरीर से हटता भी नहीं है जल्दी, और इसका रिकरेंस भी बहुत ज्यादा है। इसलिए प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट करते समय मुझे ऐसे लगता है इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई ही काम आती है। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई काम आती है तो पिटीरियासिस वर्सिकुलर का जो स्किन लीजन है, जो कि हम रेपर्टरी में देख सकते हैं, स्किन इरप्शन स्केली, क्योंकि जो सेंट्रल थिनिंग है और बाजू में सारा स्केली लीजन है। और इसमें अगर हम देखेंगे दवाइयां, तो काफी दवाइयां उन्होंने दी है, पर पिटीरियासिस के लिए क्लिनिकल सेटिंग में हमने देखा है कि ट्यूबरक्यूलिनम अगर हम इंटरकरेंट दवाई देते हैं तो वो बहुत ही उपयुक्त है। और बाकी दवाइयां जो हम यूज कर सकते हैं, वो उसमें एक है बैसिलिनम, जहां पे स्किन लीजन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्जिमा ऑफ आईलिड, रिंगवर्म, पिटीरियासिस, एनलार्ज टेंडर ग्लैंड्स ऑफ द नेक। क्रिसारोबिनम ये दूसरी एक दवाई है जहां पे स्किन लीजन्स है, ये कान के बाहर के बाजू में होते हैं, बहुत इचिंग और स्केली इरप्शंस हैं, क्रस्ट फॉर्मेशन, इचिंग करने के कारण ऊजिंग होती है और उसके बाद क्रस्ट फॉर्म होती है, और बड़ी वो क्रस्ट एक के साथ मिलके एक बड़ी क्रस्ट जैसे दिखाई देता है, कानों के ऊपर ये बहुत ज्यादा होता है, तब क्रिसारोबिनम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेसेरियम भी बहुत अच्छी दवाई है, जहां पे कोई भी स्किन इरप्शंस हो, वहां पे इचिंग बहुत इनटॉलरेबल इचिंग है, उसके बाद क्रस्ट फॉर्मेशन हो जाती है और उसके अंदर पस निकलती है, तो मेसेरियम का भी हम उपयोग कर सकते हैं। सारसापरिला के स्किन लीजन्स में हमेशा आपको क्रैक्स दिखेंगे और बर्निंग सेंसेशन बड़ी मार्क होती है। सेपिया एक अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई है जो कि रिंगवर्म में यूज करी जाती है। उसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि हर स्प्रिंग में पेशेंट को रिंगवर्म की तकलीफ होती है। सल्फर तो किंग ऑफ सोरा है, जिसमें हर तरह के इरप्शंस होते हैं और स्किन बड़ी अनहेल्दी होती है, जहां पे पस फॉर्मेशन होता है, स्किन बहुत जल्दी हील नहीं होती है। तो सल्फर की उपयुक्तता तो हम सारे जानते हैं। और टेल्यूरियम है, जो ऐसे तो हम स्पेसिफिक दवाइयां नहीं यूज करते, पर टेल्यूरियम फंगल इन्फेक्शन में, रिंगवर्म में बहुत ही अच्छा इसका योगदान है। पेशेंट को हमें पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट टेल्यूरियम से मिला है। बार्बर्स इच में भी टेल्यूरियम इम्पोर्टेंट है। और ये सारी दवाइयां कहते हुए वापस यही दोहराना चाहती हूँ कि जब तक सिम्टम सिमिलैरिटी नहीं है तब तक ये दवाइयां काम नहीं करेगी। तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है उसको अगर हम समझ ले, कोर ऑफ रेमेडी अगर हम समझ ले, और पेशेंट के हिस्ट्री में, एग्जामिनेशन में अगर हम ये ढूंढ सकते हैं और उसके बेसिस पे जब हम दवाई देते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमको पिटीरियासिस में भी है। अनदर फंगल इन्फेक्शन जो कॉमन है, जिसको हम कैंडिडियासिस कहते हैं, ये इन्फेक्शन यीस्ट कैंडिडिया से होती है, कैंडिडा अल्बिकांस, जो कि सुपरफिशियल इन्फेक्शन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन में होती है। और इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में जैसे हम कैंडिडियासिस कहते हैं, तो जो पार्ट ऑफ बॉडी अफेक्ट होता है उस हिसाब से हम उसको नाम देते हैं। जैसे कि अगर ये कैंडिडा माउथ एंड टंग पे है तो हम उसे ओरल थ्रश कहते हैं। आप ये फोटो देख सकते हैं, ओरल थ्रश। और अगर ये कॉर्नर ऑफ माउथ पे होता है तो इसको हम एंगुलर स्टोमाटाइटिस कहते हैं। ये भी कैंडिडियल इन्फेक्शन ही है, जो कि कॉर्नर्स बड़े रेड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये भी कैंडिडियल इन्फेक्शन ही है। और अगर ये फोल्ड्स में है
तो इसको हम इंटरट्रिगो कहते हैं। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोल्ड में है इन बिटवीन, इसको ये भी कैंडिडियल इन्फेक्शन है। सो लोकेशन, जैसे कि कहाँ शरीर के कौन से पार्ट पे कैंडिडा इन्फेक्शन है, उस हिसाब से हम उसको नाम अलग अलग नाम से समझते हैं। ओरल थ्रश में ओरल कैविटी का कैंडिडा अल्बिकांस के कारण इन्फेक्शन होता है, और देर वहां पे एक स्यूडो मेम्ब्रेनस डिपॉजिट व्हाइट कलर का, और उसके ऊपर रेड बेस होता है उसका, और उसके ऊपर व्हाइट फर जैसे हमको डिपॉजिट दिखाई देता है। जैसे कि पहला फोटो, दूसरे फोटो में आपने देखा कि एंगल ऑफ माउथ में बिकॉज ऑफ कैंडिडा अल्बिकांस जो लीजन है, या फोल्ड्स ग्रोइन्स में, या अंडर द ब्रेस्ट, या इंटरडिजिटल दोनों उंगलियों के बीच में जब फंगस होती है, कैंडिडा होती है, इसको हम इंटरट्रिगो कहते हैं। इसके अलावा कैंडिडा इन्फेक्शन, वल्वो वजाइनाइटिस, ये दो एरिया है जहां पे इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। वजाइनल कैविटी फीमेल्स में कैंडिडा इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। बेलेनोपोस्थाइटिस मेल्स में ये बहुत कॉमन है। ग्लैंस पेनिस और प्रेपिशियल म्यूकोजा को अफेक्ट करती है। और क्रॉनिक पैरोनेकिया, नेल का जो है उसके यहाँ पे जो फंगल नेल फोल्ड में जो इन्फेक्शन होता है, कैंडिडा इन्फेक्शन, इसको क्रॉनिक पैरोनेकिया कहते हैं। इसमें मेडोराइनम ये एक अच्छी दवाई है, ये नोजोड है जो इंटरकरेंट करके काम करती है। और जैसे कि हमने स्किन लीजन्स देखे ओरल थ्रश में, या आई मीन इंटरट्रिगो में, तो बोरैक्स है, मर्कसॉल है, सल्फर है, नाइट्रिक एसिड है, ये कॉमनली यूज्ड होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो कैंडिडा इन्फेक्शन में बहुत ही हमें कामयाबी देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड ओरल थ्रश में बहुत उपयुक्त है। एरम ट्रिफाइलम, पॉन्डुरंगो, एंटीमनी क्रूड, एंगुलर स्टोमेटाइटिस में बहुत काम आती है। ग्राफाइट्स, लाइकोपोडियम, कॉस्टिकम इंटरट्रिगो में काम आती है। हाइड्रेस्टिस, क्रियोसोट, सेपिया, वल्वो वजाइनाइटिस में काम आती है। सिलिशिया, मर्कसॉल, माइरिस्टिका क्रॉनिक पैरोनेकिया में काम आती है। सो कैंडिडा इन्फेक्शन के लिए भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच की ही अप्रोच से ही ट्रीट करना चाहिए, तभी हमको रूट कॉज से और कंप्लीट क्योर मिलती है। जनरल मैनेजमेंट हर स्किन डिजीज में इंपॉर्टेंट है, इसलिए कैंडिडा इन्फेक्शन के बारे में हम हमेशा जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं तो डाइट के बारे में हम थोड़ा एडवाइस देते हैं उनको कि फर्मेंटेड फूड या जिसमें यीस्ट ज्यादा है, जैसे ब्रेड है, वाइन है, इसको आप अवॉइड करो। और कोई प्रीडिस्पोजिंग और कॉजेस अगर है तो उसको भी अवॉइड करने के लिए कहते हैं। अगर अफेक्टेड पार्ट जो कि स्किन लीजन के कारण है, उसको ड्राई रखने की ज्यादा कोशिश करो, ये एक एडवाइस हम देते हैं। वायरल कॉमन वायरल इन्फेक्शंस जिसमें होम्योपैथी तो बहुत ही इफेक्टिव है, जैसे कि आप ये लीजन देख सकते हैं, इमीडिएटली क्रॉप्स है जहाँ पे स्मॉल वेजिकल्स हैं, कहाँ पे पस्चुलर लीजन आ चुका है, तो ये है हर्पिस जोस्टर वायरल इन्फेक्शन। और दूसरा जो है माउथ के कॉर्नर पे है, कई बार पेशेंट बुखार के साथ आता है और उनको माउथ कॉर्नर ऑफ माउथ में स्मॉल वेजिकल्स आते हैं जिसको हम जो कि हर्पिस सिम्प्लेक्स के कारण आते हैं, और ये वेरिसेला जोस्टर के कारण आते हैं। सो हर्पिस जोस्टर और हर्पिस सिम्प्लेक्स ये वायरल इन्फेक्शन के कारण स्किन मैनिफेस्टेशंस हैं उनके। हर्पिस जोस्टर में जैसे वेरिसेला जोस्टर वायरस है, हर्पिस सिम्प्लेक्स है, ये हर्पिस वायरस होमिनिस से होता है विद ये कॉमन इन्फेक्शन है हर्पिस का। अब हर्पिस ये वायरल इन्फेक्शन है, पर हर्पिस के अगर आप स्किन मैनिफेस्टेशन देखोगे तो ये मल्टीमायस्मेटिक प्रेजेंटेशन करता है। जैसे कि इनिशियल स्टेज में बिफोर द वेजिकल्स हम देख सकते हैं, उसके पहले पेशेंट ना बर्निंग सेंसेशन के लिए अपने पास आ सकता है, जहां पे हम अभी तक इरप्शंस देख भी नहीं पा रहे हैं। ये वो
हर्पिस की सोरिक स्टेज कहते हैं। और फिर जब वेसिकल्स आ जाते हैं अलोंग विद बर्निंग, तो ये साइकोटिक स्टेज है। और ये वेसिकल्स जब ट्रांसफॉर्म होते हैं पस्चूल्स में, पस कलेक्ट होता है, तो ये ट्यूबरकुलर फेज है। और ये पस्चूल रप्चर होते हैं, ब्रेक होते हैं, फूट जाते हैं। और जहां पे थिक स्कैब आती है, अल्सरेशन आते हैं, तो ये सिफिलिटिक स्टेज है। सो हर्पिस को मल्टीमायस्मेटिक प्रेजेंटेशन कई बार हम ओपीडी में देखते हैं। और ये हम अगर समझते हैं तो उस स्टेज के हिसाब से टोटालिटी के ऊपर हम अलग अलग होम्योपैथी की दवाइयों का सही तरह से इस्तेमाल करके हर्पिस के पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयां हर्पिस में जब यूज करते हैं, या रिकरेंट हर्पिस अगर है, तो एंटी इंटरकरेंट नोजोड का भी हमें यूज करना पड़ता है हर्पिस के पेशेंट्स में। हर्पिस में कॉमनली इंडिकेटेड मेडिसिन में आर्सेनिक है, कैंथेरिस है, ग्राफाइट्स है, हेपारसल्फ है, हाइपरिकम है। जैसे कि मैंने स्टेजेस कहे, उस हिसाब से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आइरिस वर्सिकोलर है, काली आर्सेनिकम है, काली बाइक्रोमिकम है, लैकेसिस है, मर्ककॉर है, मेसेरियम है, रस्टॉक्स है, सिलीशिया है, स्टैफिसैग्रिया है एंड सल्फर है। These are the commonly indicated medicines in case of herpes zoster as well as herpes simplex. प्रोड्रोमल फेज में जब बहुत बर्निंग होती है, अभी इरप्शंस नहीं आई है, पेशेंट बहुत ही एंग्शियस होता है, एकोनाइट कैन हेल्प द पेशेंट। आर्सेनिकम एल्बम इज यूजफुल इन ऑल द स्टेजेस बेस्ड ऑन द टोटलिटी विथ too much of the burning, great restlessness, anxiety, thirst, etc. इज वेरी प्रोमिनेंट आर्सेनिक में है। और मेडिसिन लाइक कैंथेरिस, रैननकुलस बल्बोसस, रस्टॉक्स, आर्निका, ये भी वेसिकुलेशन स्टेज में जहाँ पे बहुत ही पेन है, इसमें यूजफुल है, काफी उपयोगी दवाइयां हैं। एपिस मेलिफिका जब भी वेसिकुलर लीजन्स के साथ, मीन स्किन लीजन्स के साथ, जब हमको फेस पफी और इडिमेटस है, तब हम एपिस जैसी दवाई का उपयोग कर सकते हैं। हिपारसल्फ, सिलीशिया और मर्कसॉल। हर्पिस के लीजन्स वेसिकुलर जब पस्चुलर हो जाते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन स्क्रैचिंग के कारण हो जाती है, तब हम इन 3 दवाइयों को, हेपारसल्फ, सिलीशिया और मर्कसॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉस्टिकम, काल्मिया और मेजेरियम, स्पाइजिलिया जिंकम एंड जिंकम वलेरियाना। हम सब ये जानते हैं कि हर्पिस जोस्टर ठीक होने के बाद पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, जो कि नर्व पेन के लिए पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, ये बहुत ही पेनफुल, बहुत ही पेशेंट को परेशान करने वाली सिम्टम है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया। इसमें हम काल्मिया, मेजेरियम, स्पाइजिलिया, जिंक, वलेरियाना, कॉस्टिकम, इन जैसी दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। होम्योपैथी वार्ड्स के लिए बहुत ही पॉपुलर है, सब लोग जानते हैं। कई अलग पैथी के फिजिशियंस भी वार्ड्स के लिए थूजा जैसी दवाई का उपयोग करते हैं। तो वार्ड्स में होम्योपैथी का बहुत ही अच्छा योगदान है। वार्ड्स के अलग अलग टाइप्स है। वार्ड्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होती हैं, और कॉमन वार्ड्स जो है जिसको वेरुका वल्गैरिस कहते हैं, या प्लेन वार्ड्स है, या प्लांटर वार्ड्स है, या फिलीफॉर्म वार्ड्स है, या एनोजेनाइटल वार्ड्स है। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं फिलीफॉर्म वार्ड्स, प्लांटर वार्ड्स, प्लेन वार्ड्स। These are the different types of wards. They are very common in our clinical practice. Plain wards usually हाथ और फेस पे, बच्चों के हाथ और फेस पे रहते, फ्लैट होते हैं वो, और स्किन कलर के होते हैं, फ्लैट टॉप और पैप्यूल्स होते हैं। और फिलीफॉर्म वार्ड जो है, फिंगर जैसी प्रोजेक्शंस होती हैं और इरेगुलर सरफेस है उनको, वो नेक पे, फेस पे या स्काल्प पे सबसे ज्यादा है। और प्लांटर वार्ड जो है, जो भी स्किन कलर के होते हैं, वेल डिफाइंड एरिया होती है उनको, और
स्किन मींस नॉर्मल स्किन से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसको एक क्लियर कट मार्जिन होती है। एनोजेनाइटल वार्ड्स जो है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, फंगेटिंग मासेस, बहुत जैसे बड़ी ग्रोथ भी हो सकती है, जो कि सेक्सुअल ऑर्गन्स में ग्लैंड्स पेनिस पे या म्यूकस सरफेस ऑफ प्रेप्यूस पे आपको दिखाई देगी, या यूरिनरी मियाटस पे मेल्स में, और वल्वा और वजाइनल ओपनिंग फीमेल्स में होती है। ये एनोजेनाइटल वार्ड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। होम्योपैथी की दवाइयां जो काफी इफेक्टिव हैं वार्ड्स में, बेस्ड ऑन कई चीजें हैं, जैसे कि कॉजेटिव फैक्टर अगर हमें हिस्ट्री में मिलती है कि वार्ड्स गनोरिया के बाद है तो हम थूजा को सोच सकते हैं। वार्ड्स अगर अब्यूज ऑफ मर्क्यूरी के बाद है तो हम सारसापरिला जैसी दवाई को सोच सकते हैं। और अगर सिफिलिटिक इन्फेक्शन के बाद है तो ऑरम मेटालिकम का बहुत ही उपयुक्तता हमें पता है। और इंजुरी के बाद अगर वार्ड्स आते हैं तो बेलिस पर ये दवाई काम आती है। अगर पेशेंट ने वार्ड्स के लिए कोई पहले दवाई ली है और बाद में हमारे पास होम्योपैथी की दवाई लेने आते हैं, तब भी जो कॉजेटिव फैक्टर है उसके ऊपर हम इंपॉर्टेंट दवाइयों को सोच सकते हैं। जैसे कि करने के बाद, क्वार्टराइजेशन के बाद अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो हम कॉस्टिकम, नाइट्रिक एसिड और थूजा जैसी दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। और सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं कई बार वार्ड्स ट्रीट करने के लिए, तो उसमें हम नाइट्रम्यूर जैसी दवाई का उपयोग कर सकते हैं। कई लोग वार्ड्स को अगरबत्ती से जलाते हैं, उसमें हम कार्बोलिक एसिड और कॉस्टिकम जैसी दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक क्वार्टराइजेशन करके भी कई लोग आते हैं और वापस लौट आते हैं, तब हम कार्बोलिक एसिड, कॉस्टिकम, रेडियम ब्रोम और एक्सरे ऐसी दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। वार्ड्स भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज है, इसलिए यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल ही अप्रोच होना चाहिए, ना कि लोकल एक्टिंग मेडिसिन हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई ही बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। पर मैंने जो अभी कहा वो एलिमेंट्स फ्रॉम, जैसे कि पॉजिटिव फैक्टर पे, टोटालिटी पे अगर हम दवाई बहुत जल्द ढूंढ सकते हैं, इसलिए मैंने उस दवाइयों को आपके साथ शेयर किया। कई बार अगर वार्ड्स काम नहीं करते हैं ऐसे, अगर हमको लगता है, तभी हमको स्पेसिफिक दवाइयों को सोचना होता है कि जैसे कि थूजा का उपयोग, वार्ड्स कौन से हैं, कहाँ है, ये न सोच के हम थूजा का उपयोग कर सकते हैं। पर अदरवाइज हमको कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच ही यूज करना चाहिए। अब जैसे वायरल स्किन डिसऑर्डर्स में हमने हर्पिस और हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जोस्टर की बात की, वैसे चिकन पॉक्स भी के पेशेंट भी हमारे पास आते हैं स्किन लीजन्स लेके। पॉलीमॉर्फिक रैश होती है, और चिकन पॉक्स बहुत ही इन्फेक्शियस है। इची वेजिकुलर इरप्शंस जो कि फेस के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, बैक के ऊपर, और वो पूरे शरीर पे स्प्रेड होती है। मेनली ये बच्चों को अफेक्ट करती है। चिकन पॉक्स में हम एकोनाइट, बेलाडोना, ब्रायोनिया, जेल्सीमियम प्रोड्रोमल फेज में यूज करते हैं, जबकि पूरी अभी इरप्शंस उभर नहीं आए हैं। वेरियोलिनम जैसी दवाई हम प्रोफाइलैक्टिक करके यूज कर सकते हैं, जो कि चिकन पॉक्स के पेशेंट के साथ कोई आया है, बैठा है, उसको चिकन पॉक्स हुआ नहीं है पर डर है क्योंकि हाईली इन्फेक्शियस है, तो हम वेरियोलिनम जैसी दवाई को प्रोफाइलैक्टिक करके यूज कर सकते हैं। रस्टॉक्स भी प्रोड्रोमल फेज में और वेजिकुलर फेज में उपयुक्त है। और सल्फर ये इंटरकरेंट करके, स्पेशली प्रोलॉन्ग इचिंग अगर पेशेंट को रहती है चिकन पॉक्स के बाद, तब हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि वायरल इन्फेक्शन है स्किन के, वैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन है, और हमारे पास पेशेंट इम्पिटिगो, बॉइल्स, फरंकल्स और कार्बंकल्स लेके आ सकते हैं। तो ये चित्र, अगर ये फोटो आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है फेस पे, जहाँ पे इन्फेक्टिव ये लीजन्स आप दिखाई देगा। और ये बॉइल या फरंकल पस फॉर्मेशन हुई है, ये भी आप देख सकते हैं। तो इम्पिटिगो जो है, ये सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन
जिसमें स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टैफिलोकोकाई दोनों भी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, और ये भी बच्चों में काफी कॉमन है। और बॉइल्स और फरंकल्स जो हेयर फॉलिकल को लेके स्टैफिलोकोकल ऑरियस इन्फेक्शन के कारण होते हैं, और मल्टीपल बॉइल्स को हम फरंकलोसिस कहते हैं अगर मल्टीपल बॉइल्स आते हैं, नहीं तो फॉलिकुलर इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ स्टैफिलोकोकस ऑरियस। अब इम्पिटिगो में होम्योपैथी का अप्रोच क्या है? तो हिस्ट्री में हमको ये पूछना पड़ता है, बच्चों में होता है इसलिए कि ये पहली बार हुआ है या ये हमेशा हमेशा होता है, या इसके लिए आपने कोई पहले दूसरी दवाइयां ली है जिसके कारण ये सारे लीजन सप्रेस हो चुके हैं, या पेशेंट कौन से स्टेज में हमारे पास आता है, जैसे कि अर्ली स्टेज में आता है या लेट स्टेज में आता है, इसके ऊपर दवाई हम कौन सी दवाई दे, कैसे सिम्टम्स कलेक्ट करें, ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर रिकरेंट लीजन्स आते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के रिकरेंट इम्पिटिगो है, तो इसे कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई से ही ठीक करना होता है। कई बार इंटरकरेंट नोजोड की हमको उपयोग करना पड़ता है, और मेनली ये ट्यूबरकुलर मायाजम डोमिनेंट है इसमें। चूंकि फरंकलोसिस और इम्पिटिगो में हम स्टैफिलोकोकाई स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमारी होम्योपैथिक दवाइयां स्ट्रेप्टोकॉक्सिनम और स्टैफिलोकॉक्सिनम भी काफी उपयुक्त हैं इम्पिटिगो और रिकरेंट फरंकलोसिस को ट्रीट करते हुए। दवाई के अलावा अफेक्टेड पार्ट को ड्राई रखना, क्लीन रखना, बच्चों स्पेशली बच्चों में, क्योंकि वो स्क्रैच करेंगे तो ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये भी कॉन्टेजियस है। और स्क्रैचिंग बच्चों को स्पेशली कि वो स्क्रैच ना करे, इसलिए हर तरह से हमको प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। स्टैफिलोकोक्सिनम, साइकोटिको, ट्यूबरकुलिनम, वेरियोलिनम, दीज आर द नोजर्स जो हम इंटरकरेंट करके यूज कर सकते हैं। और एंटीमनी सल्फ, anthracoccoli and Solanium oleracum. These are the medicines which are useful in cases of furunculosis also, apart from Hiparsulf and Cilicia and all that. फरंकलोसिस क्रॉनिक टेंडेंसी बॉइल्स की जिन पेशेंट्स में है, उनको हमें जनरल इंस्ट्रक्शंस में डाइट में ये कहना चाहिए कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का ज्यादा यूज करो आपके डाइट में। और एंजाइटी वरी के लिए हमको उन्हें थोड़ा सा काउंसलिंग भी करना है जब पेशेंट अपने पास आते हैं, बिकॉज वो भी एक हमने देखा है रिकरेंट बॉइल्स के साथ पेशेंट्स बहुत ही वरीसम और बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में, मींस उनका नेचर भी वैसा है, पर्सनालिटी भी वैसी है और सिचुएशंस भी वैसे हैं। तो ये इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए हमें ये कहना बहुत जरूरी है कि स्ट्रेस रिलीज करके रहने के लिए जो भी काउंसलिंग टेक्निक्स है वो हमें उनको कहना है। ओवरऑल हाइजीन और क्लेनलीनेस भी इम्पोर्टेंट है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फैटी फूड अवॉइड करना है, चॉकलेट्स, मैंगोज, ऑल दोस थिंग्स, उनके कारण बॉइल्स बहुत ज्यादा डेवलप हो सकते हैं। सो ऑलरेडी इनको बॉइल्स की तकलीफ है तो ये चीजें अवॉइड करना ही बेटर है, हमको ये कहना जरूरी है। और होम्योपैथी की दवाई हायर पोटेंसीज में अगर हम देते हैं तो वो जहाँ पे पस फॉर्मेशन है वो अबॉर्ट कर देगी, और अगर हमको पस उसको बाहर निकालना है, एनहांस करना है, तो हमें लोअर पोटेंसी देनी पड़ेगी। सो हायर पोटेंसी हमारी दवाई से सब जो भी पस फॉर्मेशन है वो उसको स्टॉप कर देगी, और जो लोअर पोटेंसी में है वो उसको एनहांस कर देगी। स्टैफिलोकोक्सिनम जैसे मैंने कहा क्रॉनिक केसेस में हम यूज कर सकते हैं, स्पेशली जो केसेस हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई को भी जो रिजल्ट हमें एक्सपेक्टेड है वो अगर नहीं आता है तो ये भी हमने देखा है कि जिनको ये रिकरेंट बॉइल्स और फरंकलोसिस जैसी बीमारी है, उनको अगर हम सी बाथ या नेचुरल सल्फर स्प्रिंग्स बाथ अगर एडवाइस करते हैं और वो उनको मुमकिन अगर है
तो वो भी उन्हें बहुत उपयुक्त है। मायज़म के बारे में मैंने पहले भी कहा कि पस्चुलर लीजन्स में ट्यूबरक्यूलिनम यूज कर सकते हैं एज एन इंटरकरेंट रेमेडी और एन एंटी मायस्मेटिक रेमेडी, और बैसिलिनम भी बहुत यूजफुल इंटरकरेंट रेमेडी है। कार्बनकल ये डीप इन्फेक्शन है, ग्रुप ऑफ कंटेजियस कंटेजियस फॉलिकल्स हैं जहाँ पे स्टैफिलोकोकल इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन हाईएस्ट ग्रेड का है, और जहाँ पे सबक्यूटेनियस फैट भी इन्वॉल्व होती है। कार्बनकल्स अकर प्रीडोमिनेंटली इन मेन, मेल्स में इसको ज्यादा प्रीडोमिनेंस है, मिडिल और ओल्ड एज में। और कॉमनली कार्बनकल्स हमको दिखाई देंगे जो पेशेंट्स को डायबिटीज है या मालनरिश्ड पेशेंट्स है या कार्डियक अफेक्शंस है और जो ड्रग एडिक्ट्स है, इसमें कार्बनकल्स बहुत ज्यादा, कार्बनकल्स का प्रेवलेंस ज्यादा है। होम्योपैथिक अप्रोच जब कार्बनकल के बारे में है वो भी टोटालिटी पे ही निर्भर होता है। तो लोकेशन क्या है कार्बनकल का, उसका लीजन कैसे है, सराउंडिंग एरिया कैसे है, पेन किस टाइप का है, किस मोडालिटी से पेशेंट को ठीक लगता है, इसके ऊपर हमें दवाई ढूंढनी होती है। लोअर पोटेंसीज, जैसे मैंने कहा कि लोअर पोटेंसी में अगर देंगे तो अगर पस फॉर्मेशन सप्यूरेशन है तो वो एनहांस हो जाएगा और हायर पोटेंसी में वो अबॉर्ट कर देगा। Effective medicines for bacterial infections like even including carbuncles, pyoderma, जहाँ पे एपिस मेलिफिका, बेलाडोना, कल्केरिया सल्फ, हेपार सल्फ, लैकेसिस, मर्कसॉल, रस्टॉक्स एंड सिलिशिया. Belladonna is given for hot, sensitive, erythematous lesion with throbbing, pulsating pain, और it is ये दवाई यूजफुल है before the formation of the pus. हेपार सल्फ where the lesions are बहुत sensitive है, painful है, splinter like pain है, suppuration already हो चुकी है और patient को रैपिंग से या हीट से, लोकल हीट से या रैपिंग से ठीक लगता है। Abrotinum is also used in patients where the hepar has done the work, और उसको complete करने के लिए हम boils में use कर सकते हैं। सिलिशिया commonly used medicine है, boil suppuration, offensive pus discharge, less sensitive than hepar sulf. Merksol में slowly developing, constantly moist vesicular pustular lesions है, yellowish brownish crust formation है, और patient is equally sensitive to heat as well as cold. हम मर्कसॉल का को सोच सकते हैं। लैकेसिस पेनफुल लीजन्स है, कार्बंकल स्पेशली जो रैपिडली डेवलप होते हैं एंड उसको पर्पलिश व्यू होती है, पर्पल कलर का सराउंडिंग एरिया होता है, पेन बर्निंग है, बेटर बाय कोल्ड एप्लीकेशन है, और ट्रीटमेंट ऑफ बॉइल्स, कार्बनकल्स और एरिसिपिलस में लैकेसिस उपयुक्त है। रस्टॉक्स भी उपयुक्त है जहां पे वेजिकुलर लीजन्स और एरिसिपिलेटस लीजन्स है, सेल्यूलाइटिस है और पेनफुल लीजन्स है, इडिमा सराउंडिंग द लीजन है। कल्केरिया सल्फ इज यूज्ड जहां पे सप्यूरेशन, पस फॉर्मेशन है, इसको वेंट अगर देना है या वुंड्स, ब्रूजेस अगर इन्फेक्ट हो चुके हैं तो हम कल्केरिया सल्फ को उपयोग कर सकते हैं। और गन पाउडर, माइरिस्टिका, ये दवाइयां लेस प्रूवन दवाइयां हैं। इसकी मटीरिया मेडिका में बहुत ज्यादा तो सिम्टोमेटोलॉजी नहीं रहेगी, पर इसकी क्लिनिकल यूज हमें पता है कि ये पायोडर्मा में बहुत उपयुक्त है। सल्फर और सोरिनम जैसी दवाइयां जो कि स्किन लीजन्स में हमेशा ही आगे दिखाई देती है, क्रॉनिक रिकरेंट पायोडर्मास में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। एक्ने जो कि पिंपल्स हम कहते हैं, ये भी बहुत कॉमन स्किन लीजन है, और एक्ने के लिए तो होम्योपैथी के पास कई बहुत लोग आना चाहते हैं बिकॉज ऑफ आवर सेफ, जेंटल, इफेक्टिव ट्रीटमेंट इन पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम एक्ने। डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड जब भी हमें एक्ने ट्रीट करने होते हैं। लोकल सुपरफिशियली एक्टिंग दवाइयां थोड़े टाइम के लिए काम करेगी,
ऊपर कंप्लीट अगर हमें उन्हें रिलीफ देना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग ही देनी पड़ेगी। एक्ने के जो टाइप्स है जैसे एक्ने रोजेसिया, एक्ने वल्गैरिस, यहाँ पे हमने ये देखा है कि कार्बोवेज ये दवाई कई बार वहां कोई एक सिम्टम नहीं है, ओनली लोकेशन इंपॉर्टेंट है। बैक इरप्शन एक्ने कैंट्स रेपर्टरी में दिया है और कार्बोवेज इज वन इंपॉर्टेंट रेमेडी गिवन फॉर बैक इरप्शन एक्ने। कार्बोवेज हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। अभी एक्ने ट्रीट करते समय कॉजिटिव फैक्टर्स इन टोटलिटी एलिमेंट्स फ्रॉम हमारी टोटलिटी में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी। यहाँ पे अगर ड्यूरिंग दिस पीरियड एक्ने ज्यादा है या एक्ने associated with people having an habit of masturbation or food habits and allergies or emotional stress and strain. So इस situation में especially teenagers and young girls and boys जो कि कॉस्मेटिक भी यूज करते हैं उसमें एक्ने अगर आते हैं, एक्सपोजर टू ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स के कारण जो एक्ने आते हैं, ऑक्यूपेशनल हजार्ड के कारण, सो इसको हम ध्यान में रख के हम होम्योपैथी की दवाइयों का यूज कर सकते हैं। जैसे कि बोविस्टा, ये एक अच्छी दवाई है एक्ने विच आर एग्रेवेटेड ड्यूरिंग समर, एंड एक्ने के पेशेंट को भी हमें स्ट्रिक्टली कहना चाहिए कि लोकल एप्लीकेशन मत लगाना, क्योंकि कॉस्मेटिक रीजन के कारण कई बार पेशेंट लोकल एप्लीकेशन लगाने के लिए बहुत आग्रही रहते हैं, पर मुझे ऐसे लगता है कि इसके कारण इनकी स्किन और ज्यादा खराब हो जाती है। इससे अच्छा है कि इन्हें पेशेंटली ले और टोटलिटी के ऊपर दवाइयां दे तो पेशेंट की स्किन लॉन्ग टर्म के लिए खराब नहीं होगी। मैम अब आप कंक्लूड करें, हमारे पास लास्ट के 1 मिनट ही बचे हैं। ठीक है, तो ये एलोपेशिया है। मैं है ना खाली मैं डायरेक्टली ये 5 ये बताना चाहती हूँ। जैसे कि ओपीडी के 5 केसेस, ये एक केस थी एलोपेशिया एरियाटा की, जिसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग में फॉस्फोरस दी और विद इन 6 to 8 वीक्स के अंदर उनको बाल आने लगे और फिर बाद में पूरा स्काल्प आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी रिजल्ट है। ये पेशेंट डायग्नोस थी एटोपिक डर्माटाइटिस की और टोटलिटी के अंडर इस पेशेंट को सल्फर प्रिस्क्राइब की गई थी और सल्फर के बाद ये पेशेंट, ये बच्ची थी, इसको बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ये पेशेंट है, इसको अगर आप देख सकते हैं नेजल फिलिफॉर्म वॉर्ड्स थे और इसको हमने थूजा दवाई दी थी और पेशेंट को यू कैन सी के थूजा के बाद इनके वॉर्ड्स गिर चुके हैं। ये है ये फंगल रिंगवर्म इन्फेक्शन था, पर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका था। इनको हमने बैसिलिनम और टेल्यूरियम दवाई दी थी। ये भी पेशेंट काफी अच्छा रिजल्ट था, बहुत एलोपैथी की दवाई लेके हमारे पास आए थे। ये क्रॉनिक एक्जिमा की केस थी जिसको हमने ग्राफाइट्स देके काफी अच्छा रिजल्ट आया है। और ये फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल्स करके ये पेशेंट आया था। मैडम हमको डिटेल केस पढ़ना चाहिए, इसलिए हमको बिल्कुल इसका दूसरा बिल्कुल पार्ट नेक्स्ट सेशन में मैम इसे आप कंप्लीट करें, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट में करेंगी, क्योंकि आपने जो जो केसेस दिखाए हैं बहुत ही ऐसे मिरेकल रिजल्ट आपने पेश किए हैं मैम। तो मैं चाहूंगी कि सर से बात करके आप इसका नेक्स्ट सेशन जरूर हम लोग के साथ शेयर करें। और बाकी आज तो मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये थैंक यू साथ बात करने का। और योर स्किन इज अ फिंगरप्रिंट ऑफ व्हाट इज गोइंग इनसाइड योर बॉडी। हमारे दिल, हमारे अंदर जो चल रहा है उसका रिफ्लेक्शन हमारी स्किन होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम स्किन को ध्यान दें और होम्योपैथी जैसी होलिस्टिक मेडिसिन से अगर हम इसको ट्रीट करेंगे तो हम बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं मेडिकल फील्ड में। थैंक यू so much. Thank you very much, मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
थैंक यू हेलो सो मच। मैडम, बहुत अच्छा सर अब आपने। हेलो हमारा हेलो हिंदी सेशन खत्म हो रहा है सर, अब हमारे पास टाइम नहीं है कुछ भी बोलने, ऑलमोस्ट हम लोग 2 Thank मिनट you आगे so बढ़ much. चुके हैं। मैडम, हाँ, डॉक्टर थैंक यू सो सोलंकी मच मैडम, हाँ आप जी मैम। सेकंड पार्ट लीजिए, सेकंड पार्ट लीजिएगा। बहुत अच्छा आपने बताए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप Thank you काइंडली so much. मोबाइल नंबर आप दे दीजिएगा हाँ चैट जी, बॉक्स हाँ में। जी, हाँ, दीपमाला को बोल बहुत देते बहुत थे। धन्यवाद, आप हाँ, समूचा टच किए ठीक है, स्क्रीन का। ठीक हाँ है, जी ध्यान बिल्कुल रखिए। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सर, हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब ना हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है, इंग्लिश सेशन डॉक्टर धनेश सर मैं आपको हैंड ओवर कर रही हूँ, एंड आई विल मेक यू होस्ट सर, जस्ट अ मिनट।